हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वीणा अग्रवाल जी। डॉक्टर वीणा अग्रवाल जी काफ़ी सालों से एसटीएन परिवार से जुड़ी हुई हैं। आज हम इनसे साहित्य क्षेत्र से जुड़ी बातें इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर वीणा अग्रवाल जी से। डॉक्टर वीणा अग्रवाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर वीणा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आपकी शिक्षा कहाँ हुई और आप किस व्यवसाय से जुड़ी हुई? जी, देखिए, मेरा जन्म राजस्थान में नहीं, लेकिन फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जुनिया गांव में हुआ था, जो कानपुर के पास, इलाहाबाद के पास है। तो मेरे पिताजी उस समय सर्विस में थे वहाँ पे, सिविल इंजीनियर सर्विस में। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा, फिर मध्य प्रदेश में आ गए तो प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। उसके बाद मैं 9th क्लास से फिर राजस्थान में मेरी शिक्षा 9th 10th के बाद और कॉलेज सभी शिक्षा यहीं राजस्थान में हुई। तो मैंने बीएससी किया सब, बीएससी किया, लेकिन मेरी माँ हिंदी में बहुत विदुषी महिला थी। उन्होंने विवाह के बाद ही संस्कृत हिंदी में एमए, फिर साहित्य रत्न सब किया था और बहुत अध्ययनशील थी। तो एमए हिंदी में विवाह के बाद उन्होंने मुझे करवाया, गाइडेंस उन्होंने ही करी। तो मैंने हिंदी में एमए किया। मुझे भी हिंदी में रुचि थी काफ़ी। जी। डॉक्टर वीणा जी, काव्य का जो लेखन आपने कब से प्रारंभ किया? जी, काव्य का लेखन मैंने बहुत बचपन से आरंभ कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ हिंदी की बड़ी विद्वान थी और वो भी कुछ कविता वगैरह वैसे ही लिख लेती थी अपने रुचि के अनुसार। तो मैंने 9th क्लास में, जब मैं 12-13 साल की थी, तभी से कुछ कविताएं लिखी थी और उनको छुपा के रख लिया था, क्योंकि मैं ये नहीं समझती थी कि ये कविता भी है, किसी को बताना है। तो रखा हुआ मेरी डायरी में अभी भी हैं वो कविताएं। तो तब से मैंने 9th क्लास से, उसके बाद मैंने एक कविता, फिर पीयूसी होती थी उस समय, 10th के बाद प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ गए थे, तो एक स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता हुई थी। इसकी भी बड़ी रुचिकर कहानी है इसकी। अच्छा, मैंने ये वहाँ दिल्ली में टीवी पर, तो वहाँ पे भी उन्होंने, एक बार मैं चली गई थी, तो उन्होंने कहा, भाई आपने कविता लिखना कैसे प्रारंभ किया और कोई इसकी कुछ मतलब स्टोरी है क्या है? तो फिर मैंने बताया कि प्री यूनिवर्सिटी में वहाँ पर गर्ल्स कॉलेज नहीं था, को एजुकेशन था, तो उसमें थे हम लोग। तो उसी साल कैंटीन खुली थी कॉलेज में, उसमें समोसा कचौरी मिलता था, पर हम लड़कियां नहीं जाते थे, क्योंकि लड़के ज़्यादा थे और हम झिझक की वजह से नहीं जाते थे। इच्छा तो होती थी लेकिन जाते नहीं थे। तो वो कैंटीन खुला, तो हम 3 लड़कियां थे साइंस सेक्शन में। तो उन लड़कों ने रोज़ हमारा नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देते थे कि वीणा गर्ग, गर्ग थी, वीणा गर्ग तो मतलब सेव, और एक लड़की थी कचौरी उसका नाम, और एक थोड़ी गोरी सी लड़की थी उसका नाम समोसा। ऐसे तीनों का ब्लैक बोर्ड पे लिख देते थे। फिर सर आते वो ब्लैक बोर्ड को मिटाते थे। तो मतलब, और लड़के हंसते थे। लड़के तो 40-45 थे थिएटर में, हम 3 लड़कियां थी। तो हम बड़े परेशान से हो गए थे कि क्या करें। हम लोग बीच बीच में कभी कैंटीन पे चले भी जाते थे समोसा वगैरह खाने। फिर एक स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता हुई एनुअल फंक्शन पे, तो मैंने भी भाग ले लिया। मैंने मेरी माँ से कहा कि मुझे समोसा पे कविता लिखनी है। तो मेरी माँ ने मेरी सहायता करी और उन्होंने इस कविता को बनाने में मेरी सहायता करी। मैंने भी बनाई, फिर मैंने उसको बोली, उसको मैंने सुनाई। उसके बाद उन लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे
हमारे नाम लिखना बंद कर दिया। जी हाँ, ये घटना हुई साहब। आपने जो आपके जो साहित्य लेखन आपने सृजन किया, इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे वैसे? इसकी प्रेरणा स्रोत साहब मेरी माँ ही थी। मेरी माँ ने, वो बहुत साधारण सिंपल लेडी थी, ऐसा पढ़ी लिखी भी नहीं लगती थी, तो उन्होंने धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान वो हमेशा मंगाती थे घर पे, या तो धर्मयुग या साप्ताहिक हिंदुस्तान, और उसमें पढ़ती थी। हमारे बस का तो उस टाइम था नहीं, मैं 6ठी क्लास में थी, तो मेरे को तो वो पढ़ना भी कठिन लगता था। तो उन्होंने 2 लेख लिखे। एक लेख तो उनका धर्मयुग में छप गया पहली बार में, और दूसरा लेख उनका साप्ताहिक हिंदुस्तान में छप गया। तो मैं थोड़ी प्रभावित तो समझती थी नहीं थी, पर प्रभावित तो थी ही। और बीएससी करके जब मेरा विवाह हो गया, तो फिर मतलब मैंने उनसे ही गाइडेंस ली। मैंने किसी प्रोफेसर लेक्चरर से नहीं, उनसे ही गाइडेंस लेके और एमए हिंदी में किया। और उस समय से मुझे प्रेरणा मिल रही है कविता लिखने की। एक बार राजमाता, झालावाड़ राजमाता, उन्होंने, राजेंद्र सिंह जी जब स्वर्गवासी हुए तो उनकी जो पुण्यतिथि आई, उस पर कविता लिखी थी उन्होंने, राजमाता जी को भेंट की थी। और राजमाता जी ने उन्हें फिर मॉन्टेसरी ट्रेनिंग के लिए भेजा, चूरू भेजा, और अपने स्कूल में उन्होंने 1 साल रखा भी। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर वीणा जी, आपने साहित्य सृजन किया, किन किन विधाओं में किया और कितना आप लिख चुकी हैं? जी, मुझे साहित्य सृजन शुरू से संगीत में बड़ी रुचि थी, और मैं 9 साल की थी तब से संगीत स्कूल में जाती थी। मुझे नहीं पता था मैं साहित्य सृजन करूंगी या इस क्षेत्र में आऊंगी, क्योंकि इसमें तो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो फिर मैंने छोटी मोटी कविता, मैंने आपको बताया 12-13 साल की उम्र में लिखी थी। उसके बाद मेरे को कविता लिखने में ही ज़्यादा रुचि थी, काव्य लेखन में ही ज़्यादा रुचि रही शुरू से, और उसकी लय भी मैं अपने आप बना लेती थी, क्योंकि संगीत में मुझे बड़ी रुचि थी, तो उसकी लय भी बन जाती थी, उसी में ज़्यादा था। लेकिन कुछ सालों के बाद, शादी के बाद, तो मैंने कविता लिखना सब बंद कर दिया था। 10-20 साल मैंने कहा भाई गृहस्थ में रहना है, इसका निर्वाह करना, यही सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर मैंने शुरू किया लेखन, तो मैंने फिर गद्य लेखन भी कुछ शुरू किया। तो कई लेख लिखे मैंने कुछ, और कहानी भी लिखने की कोशिश करी, लेकिन कहानी 1-2 लिखी जब मुझे खुद को पसंद नहीं आई। उपन्यास अगर मैंने सोचा कि लिखूं, तो मुझे लगा कि मैं प्रबंध काव्य क्यों नहीं लिख दूं, खंड काव्य लिखूं। खंड काव्य लिखूं तो मुझे काव्य के प्रति ही ज़्यादा रुचि रही, और उसी में फिर मैंने डॉक्टर कन्हैया लाल जी थे यहाँ पर, बहुत बड़े विद्वान, तो उनके अंडर में पीएचडी करी। तो उन्होंने मुझे फिर प्रबंध काव्यों में, यहाँ के आंचलिक प्रबंध काव्यों में, हिंदी प्रबंध काव्यों में युग चेतना, इस विषय पे उन्होंने करवाया। और लेख मैंने कई लिखे हैं, लेख लिखे हैं, समीक्षाएं लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं। तो इस तरह गद्य लेखन भी मैं कर रही हूँ, और पीएचडी तो गद्य लेखन था ही, 300-350 पेज की बुक थी। डॉक्टर वीणा जी, आपने काव्य रचना की है, कोई आपकी कविता याद हो, सुनाए आप? जी जी जी, जो आपने कहा कि प्रारंभिक रचना कौन सी थी, तो ज्योमेट्री के 3 कोण से रचना हुई तुम्हारी। उस समय लय में नहीं बोला था मैंने। ज्योमेट्री के 3 कोण से रचना हुई तुम्हारी, भीतर रखकर ग्लोब संवारी सूरत प्यारी प्यारी। पिता पराठे ने ज्योतिष से नाम शोध करवाया, सब गुण युक्त विचार शास्त्र में नाम समोसा आया। देख तुम्हारी शक्ल सुहानी, देख तुम्हारी शक्ल सुहानी, सारा जग ललचाया, झट्टी ने आगे बढ़ कर के वर्णहार पहनाया। शहरों ने शीशे के कमरे में तुमको बिठलाया, टी समेत अपनी शोभा से सब पर रौब जमाया। चटनी ने रक्षाबंधन पर कर में राखी बांधी, सदा साथ भैया के रहने की तरकीबें साधी। लख दोनों को साथ कचौरी फूली नहीं समाई, फूल फूल कर कुप्पा होकर धाक जमानी चाहिए। हे नमकीन शिरोमणि
तेरी महिमा कैसे गाऊं, जीभ लपकती ऐसी तुझको झटपट चट कर जाऊं। तो ये तो प्रारंभिक है साहब। और अभी जो मैंने शब्दों पर, ज़िंदगी पर, ज़िंदगी मेरी पुस्तक अभी 2017 में 2015 में उसका विमोचन हुआ था, तो वो साहित्यकारों ने, विद्वानों ने उसे बहुत पसंद किया है। पूरे मतलब भारत के विद्वानों ने उसको पसंद किया है, उस पुस्तक को। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष वेद व्यास जी, और भी जो हैं शांति भारद्वाज जी, और भूमिका लिखी डॉक्टर दयाकृष्ण विजय ने, तो उन लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। इसमें 306 छंद हैं साहब, एक ही विषय है ज़िंदगी का, और ज़िंदगी को मैंने तुम से संबोधित किया। तो जब जब भी मेरी संवेदना को जीवन ने, ज़िंदगी ने छुआ, कुछ पंक्तियाँ ने मेरे मुख से जन्म लिया और मैं लिखती रही। इसको के करीब करीब 14 साल में मैंने ये पुस्तक हुई। पुस्तक रूप सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं छंद लिख लेती थी, वो इतने हो गए 300 कि मुझे पुस्तक आकार रूप देना पड़ा। तो ज़िंदगी पे सुनाऊं या शब्दों की एक कविता सुना देते हैं? शब्दों की सुना दें। अभी जो इस पे दूरदर्शन पे देख रहे होंगे, शब्दों के पारखी, शब्दों के शहंशाह और शब्दों के धनवान, वो भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हम कौन से धन को लेकर जाएंगे। मुझे तो लगता है मैं अपनी कविता की डायरी लेकर सबसे पहले भागूंगी। तो ये शब्दों की एक कविता, शब्द ही ब्रह्म है। ये शब्दों के श्रृंगार, शब्दों के हीरे, ये शब्दों के मोती कमाए हैं हमने। ये शब्दों के श्रृंगार, मुझे लगता है मेरे पास कोई, मैं इतनी धनवान नहीं हूँ, मेरे पास क्या है? मुझे लगा मेरे पास तो यही धन है। ये शब्दों के श्रृंगार, शब्दों के हीरे, ये शब्दों के मोती कमाए हैं हमने। ये शब्दों के कंदील, शब्दों के जुगनू, ये शब्दों के दीपक जलाए हैं हमने। ये शब्दों की रंगत रिझाने लगी है, ये शब्दों की दौलत लुभाने लगी है। ये शब्दों की रंगत रिझाने लगी है, ये शब्दों की दौलत लुभाने लगी है। ये शब्दों की दुल्हन है धनवान इतनी कि हर नाज इसके उठाए हैं हमने। ये शब्दों के श्रृंगार, इन्हीं ने दिखाया यहाँ स्वर्ग हमको, इन्हीं ने दिखाया यहाँ फर्क हमको। इन्हीं ने दिखाया यहाँ स्वर्ग हमको, इन्हीं ने दिखाया यहाँ फर्क हमको। ये शब्दों की ऋतुएं, ये शब्दों के मधुमास, शब्दों के सुरखाब पाए हैं हमने। कभी लोग जख्मी हुए शब्द सुनकर, कभी घाव सारे भरे शब्द सुनकर। कभी लोग जख्मी हुए शब्द सुनकर, कभी घाव सारे भरे शब्द सुनकर। ये शब्दों के अनुपान, शब्दों के अक्सीर, शब्दों के मरहम लगाए हैं हमने। ये शब्दों के श्रृंगार,
शब्दों के हीरे, ये शब्दों के मोती कमाए हैं हमने। और अंतिम पंक्तियाँ। ये शब्दों का कश्मीर जाने न देंगे, ये शब्दों पे भारत के हम मर मिटेंगे। ये शब्दों का कश्मीर जाने न देंगे, ये शब्दों पे भारत के हम मर मिटेंगे। हरा केसरी श्वेत प्यारा तिरंगा, ये शब्दों के परचम उड़ाए हैं हमने। ये शब्दों के श्रृंगार, शब्दों के हीरे, ये शब्दों के मोती कमाए। डॉक्टर वीणा जी बहुत खूब रचना आपने सुनाई। डॉक्टर वीणा जी, आपकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है और कौन सी प्रकाशन में आने वाली है? आने वाली मेरी मौलिक कृतियाँ तो काफ़ी सा 2000 में मेरी एक पुस्तक काव्य संग्रह फूल खिले नीम तले, ये प्रकाशित हुआ और बड़ी मुश्किल से हुआ था। 15 साल से कोशिश कर रही थी। तो नए प्रकाशक है, नए नए लेखकों को मेरा कहीं पेपर भेजा मैंने, कहीं पैसे भी दिए, वो सब मतलब बेकार रहा। फिर एक हमारे मित्र, इनके मित्रों में थे, तो उनके यहाँ शादी में दिल्ली गए, तो वो थे विश्वनाथ जी जालान, तो वो भी बड़े साहित्य प्रिय थे। उन्होंने गीता प्रेस की पुस्तकों की कीमत कम करवाई थी उस समय में। तो बड़े विद्वान थे, तो उनको मेरे से अच्छी तरह उन्होंने स्नेह से बात की और उन्होंने फिर हिंदी बुक सेंटर बताया, जो सबसे बड़ा प्रकाशन है, पुराना और भारत का माना हुआ प्रकाशन। तो मुझे तो लग रहा था वो प्रकाशन मेरे को क्या मंजूर करेगा, लेकिन उनके कहने से और उन्होंने पुस्तक भी देखी और उन्होंने मंजूर कर लिया। उसके बाद दूसरी पुस्तक मेरी 2014 में छपी, तो वो भी मैंने वहीं से हिंदी बुक सेंटर से ही छपी, प्रकाशित हुई। और अब मेरी 4 पुस्तकें अभी प्रकाशन में चल रही हैं। 4 पुस्तकों में एक तो है हाड़ौती अंचल के हिंदी प्रबंध काव्यों में युग चेतना, गद्य की पुस्तक है। एक ज़िंदगी के मैंने और भी बहुत सारे छंद लिखे हैं, पर उसको किस प्रकार पुस्तकाकार रूप दूं अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक पुस्तक मैंने प्रेम पर लिखी है, 400 छंद लिखे हैं, वो भी मतलब मैं पांडुलिपि तैयार करके वहीं दूंगी, वहीं पर हिंदी बुक सेंटर से मैंने बात कर ली है, तो वो तैयार हो गए हैं। और एक काव्य संग्रह है साहब, अभी तक काव्य संग्रह है, नीराजन नाम रखा है मैंने उसका, तो वो है। और एक लेख संस्मरण की पुस्तक है, समीक्षा की पुस्तक है, गद्य में है। तो ये सब प्रकाशन में अभी मैंने तैयार करके चला रखे हैं जी। डॉक्टर वीणा जी, जो आपने पांडुलिपियाँ भेजी जी, ये जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी या बीकानेर साहित्य अकादमी, इनसे भी क्या आपको? जी हाँ, जी हाँ, ये मैंने फूल खिले नीम तले की भी पांडुलिपि भेजी थी साहित्य अकादमी में। अब वो इतनी घूमी किताब में प्रकाशक ढूंढती रही कि 15 साल हो गए। वो प्रकाश आतुर साहब थे ना साहब, उन्होंने मंजूर किया था, तो प्रकाश आतुर साहब स्वर्गवासी हो गए। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो मेरे पति ने कहा कि हम अपने खर्चे से ही छपवा लेंगे इसको। तो ये किताबें मैंने, जिंदगी तुम भी मंजूर हो गई थी, वेद व्यास जी साहब ने करी थी, अकादमी के अध्यक्ष, लेकिन उसकी भी तारीख निकल गई, तो फिर वो भी मैंने अपने खर्चे से ही छपवाई सब जी। डॉक्टर वीणा जी, आपको कोई बड़ी उपलब्धि जैसे कोई पुरस्कार या? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे पुरस्कार। अभी मुझे डूंगरगढ़ में शब्द शिल्पी पुरस्कार मिला अभी लास्ट ईयर, पिछले साल। वो सब श्रीमती विमला भंडारी जी, तो वो अखिल भारतीय स्तर का पुरस्कार निकालती हैं, तो उन्होंने मुझे साहित्य रत्न, वो साहित्य सलीला रत्न पुरस्कार वो भी दिया है। और तो बहुत सारे हैं, एक ये ऑल इंडिया लेवल के हैं, राघवेंद्र सिंह जी,
तो आजकल उन्होंने पूरे इंटरनेशनल बना ली है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई है। तो उसमें भी वो कई बार मुझे काफ़ी मतलब हर साल करते हैं वो, और अनेक बार मुझे भी उन्होंने पुरस्कार दिए। अभी उन्होंने दिया है अमृता प्रीतम पुरस्कार, महादेवी वर्मा पुरस्कार के नाम से, इस तरह से। डॉक्टर वीणा जी, आपने आपके जो काव्य लेखन में समाज को क्या संदेश दिया है? समाज को सब मेरे हर काव्य लेखन में मैं सोचती हूँ कि साहित्य तो समाज को संदेश ही देता है। साहित्य जो है वो समाज के लिए हमेशा हितकारी होता है, सर्वहिताय होता है, क्योंकि उसमें जीवन मूल्य होते हैं, और जीवन मूल्य मानवता के लिए बहुत हितकारी हैं। मानवता ही नहीं, समाज, देश, सबके लिए साहित्य में अवश्य संदेश होता है, जीवन मूल्यों का संदेश होता है, और ये मेरी कविताओं में भी आया है ज़रूर। तो सब ज़िंदगी की कुछ पंक्तियाँ मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। ज़िंदगी को मैंने तुम से संबोधित किया है, और मुझे स्वयं को मैं या मेरा कह के। कभी प्रश्न चिन्हों सी लगती हो तुम, कभी एक उत्तर सरल सा हो तुम, कभी मौन हो मन का मंथन हो तुम, कभी राग कोई मुखर सा हो तुम, कभी रुद्र का क्रोध तांडव हो तुम, कहीं पर उमा का मधुर लास्य हो। ऐ मेरी जिंदगी तुम मेरी मुक्ति हो, कभी मुक्ति पर कोई पहरा हो तुम। ऐ मेरी जिंदगी तुम मेरी मुक्ति हो, कभी मुक्ति पर कोई पहरा हो तुम। कभी एक हाला का प्याला हो तुम, कभी कोई प्यासे का नाला हो तुम, कभी एक हाला का प्याला हो तुम, कभी कोई प्यासे का नाला हो तुम, कभी मैं कदा तुम हो साकी हो तुम, कभी तुम हो मंदिर शिवाला हो तुम, कभी मैं कदा तुम हो साकी हो तुम, कभी तुम हो मंदिर शिवाला हो तुम। कभी एक बदनाम बिंदिया हो तुम, कहीं पर सुहागिन का सिंदूर हो, कहीं बिक रही हो सरेआम तुम, कभी कोई तुलसी हो पूजा हो तुम, कभी बिक रही हो सरेआम तुम, कभी कोई तुलसी हो पूजा हो तुम। कभी तुम हो हिंदू मुसलमान हो तुम, कभी तुम हो हिंदू मुसलमान हो तुम, कभी सिख हो तुम ईसाई हो तुम, कभी तुम त्रिवेणी हो संगम हो तुम, कभी कुछ नहीं सिर्फ इंसान हो तुम, कभी तुम त्रिवेणी हो संगम हो तुम, कभी कुछ नहीं सिर्फ इंसान हो तुम। और अंतिम पंक्तियाँ। कभी तुम हो संगी सहेली हो तुम, कभी भीड़ में भी अकेली हो तुम, कभी तुम हो संगी सहेली हो तुम, कभी भीड़ में भी अकेली हो तुम। मैं न समझी तुम्हें
तुम न समझी मुझे, एक अनबूझ उलझी पहेली हो तुम। मैं न समझी तुम्हें, तुम न समझी मुझे, एक अनबूझ उलझी पहेली हो तुम। कभी प्रश्न चिन्हों सी लगती हो तुम, कभी एक उत्तर सरल सा हो तुम। डॉक्टर वीणा जी, आपने हाड़ौती में भी कुछ गीत लिखे, अपनी कविताएं लिखी है और हाड़ौती पे भी आपने कुछ काम किया है। जी, हाड़ौती अंचल की कविताएं जो यहाँ के कवियों द्वारा मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं, बड़ी प्रिय होती हैं। और मेरी भी इच्छा होती है, क्योंकि पिताजी मेरे उधर दिल्ली के थे, तो हम लोग घर में हिंदी भाषा बोलते थे, लेकिन यहाँ का जो गीत वगैरह हैं तो वो बहुत प्रिय लगते हैं। तो मैंने इसमें 3-4 गीत लिखे, जैसे मेले पर, राखी पर, ऐसे 3-4। एक पति परमेश्वर भी मैंने व्यंग रचना लिखी है, और एक लोक अदालत की मैंने कविता हाड़ौती भाषा में, यहाँ पे लोक अदालत लगी थी। अब मेरे पति वकील हैं, तो उन्होंने कहा भाई कुछ लिखो, ये प्रोग्राम हो रहा है। तो वो पहली कविता मैंने लिखी थी। लोक अदालत आई शहर माँ, बेगा चालो रे, न्याय की गंगा उतरी घर माँ, भाया नहालो रे, के चालो बेगा चालो रे, न्याय की गंगा उतरी घर माँ, भाया नहालो रे। ऊई दन अर्जी ऊई दन पेशी, ऊई दन सुनवाई, ऊई दन अर्जी ऊई दन पेशी, ऊई दन सुनवाई। हाथों हाथ फैसलो होगो, सुन लो सारा भाई। कोर्ट और कचहरी को मत रस्तो नालो रे, कि चालो बेगा चालो रे, न्याय की गंगा उतरी घर माँ, भाया नहालो रे। कोई भी मोट्यार जो घरवाड़ी ने दुख देवे गो, कोई भी मोट्यार जो घरवाड़ी ने दुख देवे गो, ऊँ जुल्मी ने सजा मिलेगी, निपटारो होवे गो। हंसी निराली लोक अदालत, देखो भालो रे, कि चालो बेगा चालो रे, न्याय की गंगा उतरी घर माँ, भाया नहालो रे। ये थी हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वीणा जी अग्रवाल। डॉक्टर वीणा जी अग्रवाल ने काव्य यात्रा थी इनकी, इन्होंने किस तरह इसका शुभारंभ किया, और इस उम्र में भी ये अनवरत दिखती जा रही हैं, और साथ ही इन्होंने अपनी काव्य रचना भी आप तक पहुंचाई। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत 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 नमस्कार।